हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के सार संग्रह के वन लाइनर फैक्ट। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो जो है इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर ये नहीं देखें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, हम जो एनसीईआरटी सार संग्रह जो स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ये होने के बाद हम फिर पीछे की ओर चलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, हम ये जो आधुनिक भारत के जो है इसलिए पहले करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ये। इसके बाद हम फिर प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, इस तरह से फिर वीडियो अपलोड करेंगे। दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आगे हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित वन लाइनर फैक्ट। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा ये अंतिम गवर्नर था, जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक वो रहते हैं। इसमें देखिए आगे, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही भी आया है। ये प्रश्न जो है ऑलरेडी कंपटीशन के एग्जाम ऑलरेडी पूछा हुआ है। मुर्शिद कुली खान जो अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद जो ट्रांसफ़र किया था। इसमें देखिए आगे, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो जो है अलाउद्दीन खां। दोस्तों, ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं या आप अगर पढ़े हुए हैं तो रिवीजन अगर कर रहे हैं, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी प्रश्न बनकर आया है। इसी को जो एक बुक वन लाइनर फैक्ट के रूप में शामिल किया है महेश कुमार वर्णवाल सर जी हैं, जो ऑलरेडी आईपीएस अधिकारी हैं। इसके द्वारा ये कलेक्शन किया गया प्रश्न जो है वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये शामिल किया है। दोस्तों, तो इसको आप पढ़े, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसी में देखिए आगे, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत भी आई है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, इतिहास करके कहना है, जो प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों को वर्चस्व जो हमारे इंडिया पे जो धीरे धीरे जो वर्चस्व स्थापित होना स्टार्ट हो गया। इसी में देखिए आगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो हो जाएगा मीर जाफर। एक्चुअली है क्या, मीर जो प्लासी के युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को, इसमें सिराजुद्दौला के साथ जो मीर जाफर जो है ये विश्वासघात किया था। इसी में देखिए आगे, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय। इसी में देखिए, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। मीर जाफर ही ने ये अपने शासन करने के लिए सिराजुद्दौला के साथ जो है ये विश्वासघात किया। अब फिर भी कुछ दिनों के बाद भी है मीर जाफर को भी पद से हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी में देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? अभी दोस्तों, अभी हम जस्ट बताएं आपको, 23 जून 1757 को जो प्लासी युद्ध हुआ, इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश के जो है प्रभुत्व स्थापित होना स्टार्ट हो गया। इसी में देखिए,
वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। अभी जस्ट हम बताएं आपको, मीर जाफ़र जो है ये विश्वासघात किया, लेकिन अंग्रेज़ों को चाल को समझ नहीं पाए। अंग्रेज़ जो है ये किसी को इंडिया को अपना नहीं समझते थे, बस ये अपने आपस में एक दूसरे को लड़ाते थे और शासन करना चाहते थे। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों अपनाया था। तो वर्ष 1760 में ही उसको पद से हटाकर मीर कासिम को जो अगला बंगाल के गवर्नर नवाब बनाया गया। इसमें देखिए प्रमुख घटनाओं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ। फिर से याद कर लीजिए, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। अलीनगर के संधि जो है 9 फरवरी 1757 को, और प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 को, और बक्सर के युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इसी में देखिए आगे, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। फिर देखिए इसी में, और इलाहाबाद का दूसरा संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। बनारस की संधि जो है 1773 को। दोस्तों आइए ये प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां के बारे में फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करवाते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को होता है, और अलीनगर के संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद के प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और इलाहाबाद की दूसरा संधि होता है 16 अगस्त 1765 को, और बनारस के संधि वर्ष 1773 ईस्वी को होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय की समेत सेना को पराजित किया था। दोस्तों एक तरफ अंग्रेज़ की सेना था और दूसरी तरफ जो मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट इस समय शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों एक मिलकर, और अंग्रेज़ सेना जो एक मिलकर ये युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। लेकिन इस युद्ध में दुर्भाग्यवश ये तीनों जो मिल के युद्ध किया था ये हार जाते हैं और अंग्रेज़ की सेनाएं विजय हो जाते हैं। इसमें देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विशेषकर बीपीएससी के एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो जो है ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुनरो एक तरफ ब्रिटिश के सेना और दूसरी तरफ ये तीनों मिलकर ये युद्ध करते हैं, लेकिन तब पर भी ये दुर्भाग्यवश हार जाते हैं। इसी में देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। आइए यहाँ पर देखिए बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है 2 संधि होता है। हम आपको बताए हैं, जो इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, दूसरा संधि जो है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इलाहाबाद के प्रथम संधि में जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य, तथा इलाहाबाद के द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई है। इसको आप याद रखिए। दोस्तों ये फिर आपको बताते हैं, ये वन लाइनर फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आप एग्ज़ाम कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, जहाँ तक कि आईएएस के एग्ज़ाम में, ये ऑलरेडी यूपीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ प्रश्न तब है ये, क्योंकि इसको जो कलेक्ट किए हैं हम आपको पहले भी बताए हैं। सर महेश कुमार वर्णवाल जो अभी वर्तमान में भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं अभी वर्तमान में। इसी में देखिए किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद के संधि के साथ ही जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान प्राप्त अंग्रेज़ों को हो गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को।
तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो रॉबर्ट क्लाइव के कहा जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो है क्लाइव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। इसे हम देखिए, हम बताए हैं प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये भी प्रश्न बहुत भी आया है, आपको पूछ लिया जाएगा द्वैत शासन किसने लागू किया, तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये देखिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुलटा द्वीप पर शरण ली, तो हो जाएगा गवर्नर ट्रैक। देखिए दोस्तों, इसमें जो है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक के हैं। यहाँ पे देखिए, बंगाल मतलब राज्य हो जाएगा, ये राज्य का है ये, और ये स्थापना काल और संस्थापक है। तो देखिए यहाँ से बंगाल की जो है स्थापना 1717 से लेकर 1770 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की जो है 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क, उसी के नाम चीन की लीज खां था। भरतपुर की जो 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह के द्वारा किया गया था। और कर्नाटक की जो है स्थापना 18वीं शताब्दी में सादुत उल्ला खां। और अवध की जो है स्थापना 1722 से लेकर 1724 ईस्वी में जो है सादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर की जो स्थापना 18वीं शताब्दी में भी होता है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना किया गया। और रुएल पठान की जो स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस। और मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया। देखिए इसी में आगे, वर्ष 1842 से 44 का गवर्नर जनरल रहे रॉबर्ट एलन का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछ लिया जाएगा ये कुशल आक्रमणीयता का काल किस गवर्नर के समय में मतलब ये था, तो हो जाएगा लॉर्ड एलन के समय में, जो इसका कार्यकाल जो 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था, बस 2 साल के लिए। अब बहुत आक्रमण करता ये गवर्नर था। इसी में देखिए, इससे आगे जो हम इसमें जो पढ़ेंगे वन लाइनर फैक्ट में, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। देखिए इसमें सिख संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह 1799 में। दोस्तों ये आप कन्फ्यूजन ना करें इसको, अगर पूछ लिया जाएगा सिख धर्म की स्थापना किसने किया, तो हो जाएगा गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना किया, जिसके 9 गुरु होते हैं, 10 गुरु होते हैं, जिसका प्रथम जो है स्थापना करता गुरु नानक और अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में ही हुआ है। गुरु तेग बहादुर के पुत्र था गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें पूछ रहा है हमको सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में। इसी में देखिए आगे, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, ये भी प्रश्न बहुत ही भी आया है। तो शुक्र जो चकिया संप्रदाय से मतलब मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो हो जाएगा लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया था। इसी में देखिए 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर के संधि किनके मध्य संपन्न हुआ, ये भी बहुत ही है। अमृतसर के संधि जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य ये होता है। इसी में देखिए, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसे दूसरी आंख को रोशनी भी ले ली। इसी में देखिए आगे हमारा जो अगला फैक्ट है, जो वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय जो है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध होता है जो 1845 ईस्वी में।
इसी में देखिए प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि के समाप्त हुई है? लाहौर के संधि। दोस्तों आपको समझा दें हम, ये देखिए अंग्ल मतलब अंग्ल जहाँ जहाँ लिखा रहेगा ये अंग्रेज हो जाएगा। इसके बाद जैसे अंग्ल मैसूर, तो अंग्ल और मैसूर के बीच होगा अंग्ल सिख, मतलब अंग्ल और सिख, इस तरह से ये प्रश्न बनता है। तो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई है? तो लाहौर की संधि से, जो 1846 ईस्वी में। इसी में देखिए आगे, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़गसी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। देखिए दोस्तों, इससे आगे जो महत्वपूर्ण संधियां के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरंदर की संधि कब होता है? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होता है। और बड़गांव की संधि जो 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि जो है 1882 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। और सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। देवगांव की संधि और सूरजी अर्जुन गांव की संधि दोनों 1803 ईस्वी में होता है। इसी में देखिए आगे, पूना की संधि जो 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1840 ईस्वी में। अभी हम जस्ट बताएं लाहौर की संधि के बारे में, ये रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच होता है ये। और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। ये सब आप याद रखें। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये दूसरा जो है जो अंग्ल सिख युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गप के द्वारा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही भी है ये। चिलियांवाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 में, ये भी प्रश्न बनेगा आपको। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ? तो 13 जनवरी 1849 को। और उसका नेतृत्व अंग्रेजों के किसने किया था? हो जाएगा लॉर्ड गप। इसी में देखिए आगे जो है, वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हो जाएगा हैदर अली के द्वारा। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो हो जाएगा भंगी मिसल से। और रंजीत सिंह जो शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, उसका आप याद रखें। देखिए दोस्तों, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे अंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी में होता है। इसमें हैदर अली खुद शासक थे और बंगाल के गवर्नर इस समय लॉर्ड बेरेस्ट था, जो इसमें मद्रास के संधि के साथ समाप्त होता है 1769 ईस्वी में। विशेष इसमें जो है हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, मतलब इस युद्ध में हैदर अली जो है जीत गया। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में होता है ये। इसमें भी हैदर अली जो मैसूर के शासक थे, वारेन हेस्टिंग के समय में ये युद्ध होता है। और मैसूर के संधि इसमें जो है मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में नेतृत्व किया था। प्रश्न ये भी बनता है कौन युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1780 से 84 के बीच में युद्ध होता है, इसमें मारा जाता है ये। फिर देखिए आगे ये भी पूछ लिया जाएगा द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। फिर देखिए आगे तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में होता है। इस समय में टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है दूसरे युद्ध से जो है साथ हो जाते हैं, क्योंकि इसके पापा के मरने के बाद। तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान के बीच और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें जो गवर्नर अंग्रेज का था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संधि जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ वो समाप्त होता है 1792 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। फिर देखिए अंतिम जो है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का और लॉर्ड विलेज जली इसमें शासक था। मैसूर सहायक संधि हुआ
और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। आपको पूछ लिया जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 ईस्वी में। कौन युद्ध में होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। दोस्तों इसको आप 5 से 6 बार पढ़िए उसको, इसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही भी है। ये आधुनिक जो भारत की जो है युद्ध से संबंधित सिख संप्रदाय के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की थी। दोस्तों देखिए इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राजनीति एवं प्रशासनिक नीतियां के बारे में। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो बताए हैं जो पहला जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व जो प्लासी युद्ध के बाद ही, प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जो प्रभुत्व हो गया। लेकिन हमको पूछ रहा वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है ये बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद के संधि से हो जाता है। इलाहाबाद के संधि 2 संधि होता है, पहला जो 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इलाहाबाद संधि से जो है उसका राजनीतिक नियंत्रण जो शुरू हो जाता है। इसी में देखिए आगे बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये लागू किया गया था बंगाल में। आप पूछ लिया जाएगा कि इसके द्वारा ये समाप्त किया गया, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। देखिए यही प्रश्न है। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत में न्याय की सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। देखिए इसमें वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी प्रश्न ऑलरेडी बना हुआ है। कोलकाता में इस समय में कलकत्ता हुआ करता था, वर्तमान में कोलकाता है। तो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई और कब की गई? 1773 एक्ट के द्वारा। और वर्ष 1774 ईस्वी में ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पेथे, ये ध्यान रखिए। तो कोलकाता के प्रथम जो है सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष एलिजा इम्पेथे। इसी में देखिए भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त होता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आप ये भी प्रश्न बहुत भी है, पूछ लिया जाएगा प्रथम भारतीय कौन है जो ICS एग्ज़ाम पास किया था? तो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1863 ईस्वी में ही पास किया था ICS की एग्ज़ाम। जो वर्तमान में UPSC जो इसको एग्ज़ाम जो IAS जो बनते हैं UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ये जितना भी प्रश्न है और किसी न किसी स्टेट PCS या UPSC CGL से भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। देखिए इसमें ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग क्या क्या? आयोग की नाम है वर्ष और गवर्नर जनरल। तो ये चिनसन आयोग जो है 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में गवर्नर जनरल इस समय में था। और इस लिंगटन आयोग जो है 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ली आयोग जो है 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में। देखिए इसी में आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग से के सुझाव पर किया गया? तो हो जाएगा ली आयोग। इसलिए यहाँ पर जो है ली आयोग के गठन 1923 ईस्वी में होता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन के जो है प्रावधान ली आयोग के सुझाव पर यह किया गया। इसी में देखिए आगे जो है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू की गई है। इसी में देखिए आगे जो है भारत में
साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो सहायक संधि का प्रणाली शुरुआत की गई है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 ईस्वी में जो है सबसे पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसी में देखिए आगे, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो हो जाए जॉन लॉरेंस। देखिए यहाँ से राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। उसको फिर से समझिए। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है। फिर देखिए इसी में आगे, किसी रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो ऑट्रम रिपोर्ट के अनुसार। देखिए दोस्तों, इसमें जो आगे जो है मेरा अगला टॉपिक जो है व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से प्रश्न बनते हैं, पूछ लिया जाएगा आपको। सतारा जो है किस वर्ष अधिग्रहण किया, मतलब सतारा किस वर्ष अंग्रेजों को ने अधिग्रहण कर लिया? 1828 ईस्वी में। और जैतपुर जो 1849 ईस्वी में। संबलपुर 1849 में। जैतपुर और संबलपुर जो दोनों 1849 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया। बाघाट जो 1850 ईस्वी में। उदयपुर 1852 ईस्वी में। झांसी को 1853 ईस्वी में जो है अधिग्रहण कर लिया। और नागपुर को 1854 में। और अवध को, ये भी प्रश्न बहुत भी है, ये अवध को 1856 ईस्वी में जो अधिग्रहण कर लिया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए इसी में आगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आपको बता दें 1857 ईस्वी का युद्ध होता है, ये बहुत भयंकर युद्ध। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, अगर तैयारी करते हैं आप कंपटीशन का, तो वैसे इसके बारे में आपको पता होगा। तो लॉर्ड कैनिंग की जो है जिस समय में 1857 क्रांति हुआ, इस समय में गवर्नर जनरल जो पहले लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इसी समय 1857 की क्रांति होता है। और इसी के बाद जो है, इस युद्ध के बाद जो ब्रिटेन की जो थी महारानी, इसने इस कंपनी को अपने अंदर में कर लिया और गवर्नर जनरल के जो है पद को समाप्त कर वायसराय पद को नियुक्त किया गया। तो ये भी प्रश्न बनता है, प्रथम जो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC के धारा जो है भी लागू जो होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू किया गया था। तो IPC के धारा जो इंडियन पेनल कोड जो है लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता की जो 1861 ईस्वी में निर्मित की गई है। इसी में देखिए आगे, राज्य उपाधि अधिनियम 1776 में पारित करके महारानी विक्टोरिया के कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई है। इसी में देखिए आगे, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। इसी में देखिए आगे, इलाहाबाद के संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था? हो जाएगा मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया? राजा खान को। देखिए इसमें आगे जो है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, नेपाल पर जो अधिकार का 1816 ईस्वी में, इस समय में कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग का था। और सिंध पर जो अधिकार कर लिया 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रुक के शासनकाल में, मतलब समय में था वायसराय।
मतलब गवर्नर जनरल कह सकते हैं, इस समय में था। और वायसराय का पद जो है 1857 ईस्वी के बाद होता है। और भूटान पर जो 1865 ईस्वी में जो लॉर्ड लॉरेंस वायसराय के समय में, और बर्मा पर जो है अधिकार कर लिया 1850 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में। देखिए इसमें जो आगे जो है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों इससे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।